सभी लोग? स्टार्ट करें। पानी भी बदला है सब? आराम से, जैसे नींद आवे धीरे धीरे बैठ कर पिए करिए। एक कल मैंने जो पीडीएफ भेजी थी उसके क्वेश्चंस लगाए आप लोगों ने? एक नहीं हुआ है? चलो जो मैं तो वो पूछ रही बता दें। आज दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाओ। वो उधर प्रदीप सर बैठते हैं, उनको जाके अपना नंबर दे देना व्हाट्सएप का। अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, दे देना, वो ऐड कर देना। चलो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जो मैंने कल वो दिया था वो तुम उससे तो तुम करो ही करो क्वेश्चंस, और साथ में अपने जो भी मैंने कहा जो भी तुम्हारे पास में बुक्स है उस बुक्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, ठीक है? कल वाले फार्मूला पूछे ना तुम लोगों से? हैं? कल वाले फार्मूला याद कर लेना है ना। आज आप अकेले आई हो? सही, आज बिल्कुल नहीं बोलोगे, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मैं हो गया, अंशु सर हो गया, ठीक है? इस सामने ज़्यादा इन्हें कभी अंशु सर को, मैं तो खैर नाराज़ नहीं होता हूँ, अंशु सर कभी कोई नाराज़ हो जाता है, उन्हें नाराज़ मत करिए, क्योंकि मैं तो तुम्हें क्लास से नहीं निकाला हूँ, ठीक है? ध्यान ध्यान धमकी दे दूँगा तुम्हें, लेकिन अंशु सर को मूड जिस दिन घूमोगे उस दिन वे निकाल देंगे बाहर, और बाहर निकाल दिया तो तुम बाहर ही हो, कितना ही रजिस्ट्रेशन किया हो, कुछ भी किया हो, सब बाहर, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं, तो पढ़ाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखो, हमने जो लास्ट टाइम पे कल हमने जो करा था, हमने क्वेश्चंस किए थे। मैंने कहा था क्वेश्चंस आप जाके घर पे जाके सॉल्व करो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज़्यादा सॉल्व कर ले। मैंने जितने तरीके थे, बेसिकली 4 तरीके थे, जो 2 तरीके थे वो बिल्कुल मेन थे, और दोनों तरीके के सारे फार्मूला, सारे थ्योरीज और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया था, उनके ऊपर क्वेश्चंस बता दिया था। अब मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कल से रिलेटेड, फिर हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार बताओ, मान लो तुम लोग ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन की जो वेलोसिटी है, ठीक है, ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और तुम कहाँ बैठे हुए हो? ट्रेन में। तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी? किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब मैंने कल एक चीज़ बताई थी, मैंने तुमसे कहा था कि यदि इधर वेलोसिटी u है और मैं यहाँ किसी चीज़ को, यहाँ से किसी चीज़ को इधर फेंकता हूँ, तो वो धीरे जाके इधर आके इधर टकराएगी, और यही मेरी रेंज होती थी, और ये मेरी हाइट है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का कल मैंने जो फार्मूला बताया था वो √2h/g बताया था, और जो मेरी रेंज का फार्मूला बताया था वो u√2h/g। अब इसमें एक चीज़ और गौर करना तुम लोग, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि अगर हम लोग कोई भी चीज़, हेलीकॉप्टर है कोई, ठीक है, हेलीकॉप्टर में एक बम रखा हुआ है, बम जानते हो ना, बम, हेलीकॉप्टर में एक बम रखा हुआ है, और वो बम जो है वो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। सोचना, बम, हेलीकॉप्टर चल रहा है तेजी से, u वेलोसिटी से, हेलीकॉप्टर चल रहा है u वेलोसिटी से, और हेलीकॉप्टर ने बम गिरा दिया, ठीक है? जब बम गिराया तो वो बम की जो वेलोसिटी होगी वो तुम्हें कैसे दिखेगी? वेलोसिटी बम की
ऐसे आते हुए बम ऐसे गिरेगा, बताओ, तो बम कैसे गिरेगा? या कोई फूड पैकेट है, फूड पैकेट अगर किसी एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया तो वो फूड पैकेट किस टाइप से गिरेगा? फॉल डाउन। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी तुम बोले ऐसे ही तुम समझना, अगर कोई भी हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है यू, जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है वही फूड पैकेट की वेलोसिटी है, क्योंकि फूड पैकेट किसके अंदर है? हेलीकॉप्टर के अंदर है। जैसे ही तुम उसे ड्रॉप करोगे, जैसे ही तुम उसे ड्रॉप करोगे, तो ड्रॉप करोगे तब भी तो फूड पैकेट की वेलोसिटी इधर की ओर कितनी रहेगी? u। तो वो जो पैकेट होगा वो इस प्रकार से गिरेगा। पैकेट, जो पैकेट होगा वो जमीन पे, तुम यहाँ पर मस्त आराम से बैठे हुए हो, तुम देख रहे हो फूड पैकेट गिर रहा है, तो फूड पैकेट तुम्हें गिरते हुए कहाँ दिखाई देगा? ये छोड़ेगा जरूर यहाँ, लेकिन गिरते हुए तुम्हें इस प्रकार से दिखेगा, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगी, इसकी रेंज होगी। ठीक है, तो वहां पर जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसकी हो जाएगी? फूड पैकेट की, या तुम बम्ब कहते हो तो बम्ब की, वही तुम्हारी u हो जाएगी। ठीक है, और हाइट तो बता देगा कि कितनी हाइट पर गिर रहा है, तो ये 2h/g इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलो अगला है, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, गति के नियम। लॉज ऑफ मोशन, ये है गति के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन की हम लोग बात करें। देखो ऐसा है, अगर हम लोग लॉज ऑफ मोशन में बात करें, कोई भी चीज में मोशन तभी होगा जब उस बॉडी पर फोर्स लगेगा, तभी उसमें मोशन होगा। मुझे बताओ, मैं इस दीवार पर धक्का लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन इसका क्या मोशन हो रहा है? इसका मोशन नहीं हो रहा है। अब मैंने इस पर फोर्स लगाया, इसका तो मोशन हो गया, इसका मोशन नहीं हुआ, इसका मोशन हो गया। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। कुछ चीजें और है, अगर हम लोग फोर्स की बात करेंगे, फोर्स को बेसिकली अभी दो प्रकार से तुम लोग डिवाइड करो फोर्स को। एक तुम्हारा जो फोर्स होता है, एक होता है डिस्टेंट फोर्स, एक होता है कांटेक्ट फोर्स। एक है डिस्टेंट फोर्स और एक है कांटेक्ट फोर्स। अब देखो, डिस्टेंट फोर्स क्या है और कांटेक्ट फोर्स क्या है। अगर तुमने किसी चीज को ऊपर की ओर फेंका और वो हवा में है क्या किसी से अटैच्ड है? नहीं। तो उस फोर्स तो हम बोलेंगे कि वो कैसा फोर्स लग रहा है, उस पर डिस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, अरे फोर्स लग रहा है तभी तो नीचे आ रही है, वो नहीं थोड़ी ना नीचे आ जाएगी। या ऊपर की ओर तुमने फेंकी है तो ऊपर की ओर फोर्स लगाया तभी तो ऊपर जा रही है। एक होता है तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है, अगर कोई बॉडी किसी के कांटेक्ट में रखी है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो फोर्स दो, एक डिस्टेंट और एक कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसे संपर्की बल बोलेंगे, इसे पता नहीं कौन सा बल बोलते हैं, डिस्टेंट। ठीक है, ये तो फोर्स में अभी यही खाली, अगर कोई बॉडी हवा में है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंट फोर्स। और अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में है किसी के तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स। इसके बाद में हेडिंग पड़ेगा लॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है कुछ नहीं इसमें, बस इतना ही है। उतार लिया होगा, चाहे लिखो मत लिखो तब भी से कोई दिक्कत नहीं। अगला है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया, इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों जड़त्व। जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। सबसे पहले समझो इनर्शिया है क्या। इनर्शिया क्या है बेटा? इनर्शिया जो है
वो हर बॉडी में किसी भी चीज का चेंजमेंट का विरोध करती है। कोई भी बॉडी होगी उसकी चेंज का क्या करेगी? विरोध। जैसे विरोध का मतलब क्या है? अपोज करेगी। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ये मेरे क्या है? रेस्ट में। अब मैं इसे फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने फोर्स लगाया तो इसमें मोशन हो गया, तो जो इसके मोशन का विरोध कर रहा था उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है। अब मान लो ये पंखा चल रहा है, मैं इसे बंद करूं तो इनर्शिया चाहेगी ये पंखा कंटिन्यू चलता रहे, बंद ना हो। तो चेंज का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। जो भी चेंज हो रहा है उसका क्या कर रही है? विरोध। वो क्या है? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया। एक चीज और एग्जांपल इनर्शिया, तुम्हारी चाची, सब लोगों की चाची है, अरे ना तो पड़ोसी होंगी, चाची जानते हो ना, आंटी, चाची, जो भी तुम्हारे घर में काम होगा सबका क्या करेंगी? वो विरोध। अच्छा होगा तब भी विरोध, खराब होगा तब भी विरोध। हमेशा उन्हें क्या है? उन्हें विरोध करने से मतलब होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक प्रकार की इनर्शिया। ठीक है, जो भी काम होगा उसका विरोध करेंगे। अब इनर्शिया बेसिकली 3 टाइप की है। इनर्शिया को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो हिंदी में लिख रहा हूं, अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है, रेस्ट मतलब समझ रहे हो ना, अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है तो अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है और उस पर, अरे कैसे लिखा हूं, अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है, रेस्ट पर ही रहेगी, तो वह रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, जैसे मान लो हर चीज, जितनी भी चीजें तुम्हें दिख रही हैं सब रेस्ट पर है। ठीक है, ये तुम्हें क्या दिख रहा है? रेस्ट पर। ये रेस्ट पर रहे, जो लोग तुम जहाँ पे बाहर से कोई बल नहीं लगा। ठीक है, अब ये रेस्ट पर क्यों है? इनर्शिया के कारण। किसके कारण? जो इसके चेंज का क्या कर रही है? विरोध करती है। इस जो कहती है नहीं तुम रेस्ट पे रहो, चलियो मती करती, रेस्ट पे रहो। ठीक है, रेस्ट पे रहो। ठीक, ये चीज है। ठीक है भाई, मैं तुमसे बोलूँ अपना ऐसे चाची लोग हैं, तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, अरे पढ़ो मत, कोई फायदा नहीं, देखो कितना पढ़ता है ये वो है। ठीक है, और तुम ना पढ़ो तो कहेंगे देखो भागो वाले कितना पढ़ते हैं, तुम कतई ना पढ़ते हो। नहीं, तो यही चीजें हैं, तो इस चीज पे ध्यान करो। तो ये क्या है? अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है तो वह रेस्ट पर ही रहेगी जब तक। अच्छा, मैं थोड़ी गांव की लैंग्वेज बोलूं तो समझ में आ जाती है, वो लोकल की लैंग्वेज है ना अपनी। नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे इंग्लिश भी, मैं चाहूँ तो पूरा लेक्चर इंग्लिश में पढ़ा। इंग्लिश कन्वर्सेशन मेरा अच्छा है बोलता, लेकिन फिर तुम्हारे कतई ऊपर से उधर जाइए, कोई मतलब ना है किसी के प्यार से, है ना? तुम्हारे समझ में आ रहा है, बस दुनिया से काम मतलब उतार लो बेटा। एक तो हो गया ये, दूसरा देखो, दूसरा है इनर्शिया ऑफ किसका? मोशन। मोशन का मतलब है अगर कोई वस्तु गति कर रही है, कोई वस्तु क्या कर रही है? गति, तो इनर्शिया चाहेगा कि तू गति करते रह, रुकने की जरूरत जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जैसे मैंने तुमसे कहा तुम लोग साइकिल चला रहे हो, साइकिल धीरे धीरे तुमने पेडल मारना बंद कर दिया, साइकिल रुक गई। क्यों रुक गई भैया? क्योंकि उस पर क्या लगा? बल लगा। अगर बल नहीं लगेगा तो कभी रुकने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल सैटेलाइट, हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो ऊपर हैं, जिनसे हम तुम्हारे घर नाटक आते हैं, तुम्हारी मम्मी बहुत देखती है। ठीक है, नाटक आते हैं जैसे सैटेलाइट के माध्यम से आते हैं। तो वो सैटेलाइट जो चल रहे हैं,
चल रहे हैं, उन्हें चलाने के लिए कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, उन्हें बस एक बार चला के छोड़ दिया, वहां पर ऊपर कोई घर्षण है ये नहीं, ना तो हवा है, ना तो हवा है और ना किसी से वो कांटेक्ट में है, तो वो जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चल रहे हैं। वो कब रुकेंगे? जब उन पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा। तो मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है भाई अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह हमेशा गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया, अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो हमेशा गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, एक और है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, 3 टाइप की इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बता लिए? ठीक है। थर्ड नंबर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसी वस्तु की डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा में परिवर्तन का इनर्शिया विरोध करती है। इनर्शिया नहीं चाहती है कि किसी भी वस्तु की डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो। ठीक है, ठीक है। एक सिंपल सा आपने लॉ पढ़ा था पहले, तुमने 3 भागों में डिवाइड करके नहीं पढ़ा था, तुमने एक ही भागों में डिवाइड करके पढ़ा था। यदि कोई वस्तु रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगी। यदि कोई वस्तु कैसे है, मोशन में है, तो वो हमेशा मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया। ठीक है, if any body is at rest then always rest, and if had uniform motion then always uniform motion, while do not act any external force। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो ऐसे ही रहेगी। इसे हम बोलते हैं, इसको ही बेटा हम लोग लॉज ऑफ मोशन यानी कि मोशन का पहला नियम भी बोलते थे। ठीक है, इसी को ही हम लोग मोशन का पहला नियम। खत्म करें इसे, खत्म कर दें। अच्छा, अगला हेडिंग पड़ेगा मूवमेंटम। मूवमेंटम, ठीक है, मूवमेंटम। ठीक बेटा, मूवमेंटम का फार्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है तुम्हारा? मूवमेंटम कहलाता है। मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है बेटा? mb। P बराबर क्या होता है? m। तो मोमेंटम का जो फार्मूला है वो होता है m इंटू बी। अब m क्या? अगर किसी बॉडी का मास m है और उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है? b, तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होगा P बराबर m। बस, ठीक है। मोमेंटम का फार्मूला सीधा P बराबर mb। अगर तुमसे कहा जाए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है बेटा? देखो, मास तो कभी बदलने वाला नहीं है। क्या बदलेगा?
वेग बदलेगा। क्या बदलेगा? सही है। अच्छा, अब मास के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे एक बार बताओ, ठीक है, ये थोड़ा सा होता है ना। आप बताओ बच्चा लोग, आपका मास कितना है? 60 है, 60 kg है। तुम्हारा कितना है गुरु? 40 kg है। 43 kg है। तुम्हारा कितना है? तेरा कितना है? हाँ 56। तुम्हारा नहीं पता? अनुमानित बताओ। 50 से ऊपर? 80 प्लस? 80 प्लस है। तुम कर रहे हो, तुम्हारा कितना है? हाँ 70। ऐसा कोई क्लास में बच्चा है जिसका 10 के नीचे हो? हैं? ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है इसका मास 10 से नीचे हो, 10 किलोग्राम से नीचे। मेरा मास है 10 किलोग्राम से नीचे, और तुम सबका मास 10 किलोग्राम से नीचे। ठीक है, इधर देखो, तुम लोग पता नहीं क्या गलत सलत पढ़ के आए सब। इधर देखो बेटा, एक बार समझो, दो चीजें होती हैं। एक होता है, देखो, वेट मतलब वजन। वजन बराबर क्या होता है? mg। वजन बराबर क्या होता है? m × g। m ही तो तुम्हारा द्रव्यमान होता है, मास। तो m क्या हो गया? W/g। W/g हो गया। W/g जो तुम बोल रहे हो ना, वो वेट है। वो क्या है? वेट। ठीक है, अब मान लो किसी का वेट 70 है। 70 वेट क्या होता है? न्यूटन। किलोग्राम में नहीं होता है, किस में होता है? न्यूटन में। और तुम g, अगर g को मैं 10 मान लूं तो सिर्फ कितना बैठा? मास होता है 7 kg। यानी कि जिसे तुम 70 न्यूटन बोलते हो, जिसे तुम 70 किलोग्राम बोल रहे हो, वो किलोग्राम नहीं है, वो क्या है? न्यूटन है। वो क्या है? न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, वेट भी क्या है? फोर्स है। तो कितना है तुम्हारा? अगर तुमने 70 बोला है, g से भाग कर दो, तो कितना मास कितना है तुम्हारा? 7 किलोग्राम, जो कभी नहीं बदलता। अब बताओ, कोई है जो 10 से ऊपर हो इसको मास 10 किलोग्राम से? अब समझ में आएगी? अब सबको नीचे है। सही, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने मास बता दिया बेटा, ठीक है, सिर्फ मास के बारे में। वेट, तुम दुकानदार दिन जाते हो, तुम कहते हो एक किलोग्राम चीनी दे दो, वो 1 किलोग्राम नहीं मांगते हो तुम 1 न्यूटन देता है। वो कितना देता है? 1 न्यूटन देता है, 1 किलोग्राम नहीं देता है। अरे 1 किलोग्राम में कितना वेट होगा? 1 किलोग्राम में कितना वेट होगा? 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम में कितना वेट होगा? 10 न्यूटन। 1 × g। चलो ठीक है, मोमेंटम हो गया मेरा। मोमेंटम लिख लिया। मोमेंटम के बाद में अब देखो, लॉज ऑफ मोशन बेटा, गति के नियम। ठीक है, अब न्यूटन ने गति के नियम दिए, जिसे हमने बोला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एक चैप्टर में गति के नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए। न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3। ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिए, जिनको हम लोग न्यूटन के गति के नियम बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, उसके बाद में सेकंड लॉ, उसके बाद में थर्ड लॉ। कौन कौन वाला 11th में है इस बार? तुम्हारे सभी में पढ़ा दो, तुम्हें जाओ पढ़ा दो। बताओ न्यूटन को प्रथम नियम क्या है? अभी तो मैंने ही बताया था। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम, लॉज ऑफ इनर्शिया। लॉज ऑफ, तो पहला नियम किसका है बेटा? जड़त्व का नियम है, जिसे हम लोग लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं।
लॉज ऑफ इनर्शिया का मतलब जो वस्तु रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो चल रही है वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल समझ आ रहा है। अब तुम देखना, क्या ये रेस्ट में है? रेस्ट में है। इस पर कौन सा नियम लग रहा है? पहला। कौन सा लग रहा है? पहला। पहला लग रहा है, ठीक है। अब जरा सोचना, इसे हम लोग ये भी बोलते हैं और इसे हम लोग इसमें एक चीज और रहती है। मान लो मेरे पास में एक मास है, ये जमीन पर रखा हुआ है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में है। इस पर कोई बल लग रहा है बाहर की ओर, इस पर कोई बल लग रहा है? लग रहा है। कितना लग रहा है? हमेशा लगता है कहाँ? mg। और थर्ड लॉ में हम पढ़ेंगे ऊपर क्या लगता है? लेकिन ये रेस्ट पर है। ये किस पर है? रेस्ट पर। तो इस पर जो टोटल F एक्सटर्नल फोर्स यानी कि टोटल फोर्स इस पर किसके बराबर लग रहा है बच्चों? 0 के बराबर लग रहा है। इसीलिए कौन से में आएगा? प्रथम में। किस में आएगा? प्रथम। अब देखना, अगर मैं इसे इधर F से खींचूं, इधर F से खींचूं और ये चल पड़े, क्या ये प्रथम नियम में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि चल पड़ा ना, क्योंकि चल पड़ा, अगर कोई वस्तु रेस्ट पे तो हमेशा किस पे रहे? रेस्ट पर। लेकिन तुमने बल लगाया और इसे चला दिया, तो क्या ये प्रथम नियम में आएगा? फर्स्ट लॉ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने एक फोर्स इधर लगा दिया, क्या अब आएगा? क्योंकि अब टोटल फोर्स क्या हो गया? 0। सर जी जितना नीचे उतना ऊपर, जितना इधर उतना इधर, टोटल फोर्स क्या हो गया? 0। तो ये कौन से नियम में आएगा? पहले नियम। ठीक है, पहले नियम में ये आ जाएगा। समझ आ रहा है? पहले नियम में। उसके बाद में आता है सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। बस इसमें इतनी ही है, थ्योरी से कोई मतलब नहीं। सेकंड नियम क्या कहता है बेटा? सेकंड नियम कहता है ये जो फोर्स सेकंड नियम है, इसमें वस्तु चलती है। इसमें क्या वस्तु चल रही है? नहीं। अगर चलेगी भी तो उसकी वेलोसिटी चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसका त्वरण कितना रहेगा? हमेशा त्वरण क्या रहेगा? 0। इसमें एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहता है बच्चों? 0 रहता है। सही है? 0 का मतलब समझ रहे हो? मतलब कोई भी आदमी अगर स्पेस में चल लिया है, उसे तुमने एक फोर्स दे दिया, उसके बाद में कोई फोर्स, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। और जहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो तो समय क्या तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन इसमें हमेशा क्या रहता है? 0। ठीक है, देखो छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं तुमसे, खाली पूछ लेगा एसेशन रीजन में कि बताओ फर्स्ट लॉ में क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ में टोटल फोर्स क्या लगता है? 0। फर्स्ट लॉ में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। क्या फर्स्ट लॉ में वेलोसिटी 0 होती है? क्या फर्स्ट लॉ में वेलोसिटी 0 होती है? होती है। कब होती भी या नहीं भी होती है? कब होती है? जब रेस्ट पर होगा तो होगी, और जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वहां वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ऐसे एसेशन रीजन उठाता है खाली क्वेश्चन। अब देखो सेकंड लॉ में, सेकंड लॉ में बेटा क्या होता है, यहाँ पर तो F एक्सटर्नल क्या था? 0। लेकिन यहाँ पर जो F एक्सटर्नल यानी कि जो टोटल फोर्स है वो 0 नहीं होता। यहाँ पर जो टोटल फोर्स है वो 0 नहीं होता। अब सर जी अगर टोटल फोर्स 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ इसमें क्या लगता है? फोर्स लगता है, कुछ ना कुछ फोर्स। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्या कहता है ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू change in momentum per unit time, per unit time। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट। अभी मैंने लिखवाया मोमेंटम किससे प्रदर्शित करते हैं? p से। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसी का मैं इधर अगले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसी का पार्ट में थोड़ा सा आगे बेटा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ तो 1 ले आओ। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद में कांस्टेंट में क्या आता है? 1। तो F बराबर हो जाता है dp/dt। तो मुझे बताओ अगर मैं P की जगह क्या रखूं? mv। P की जगह क्या रखूं? mv। तो F बराबर d/dt
P की जगह मैंने रखा MB रख दिया। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया फिर से। कैसे? एक बार मैंने मान लिया मेरा मास कांस्टेंट है। मास क्या है? अगर मास कांस्टेंट है तो मास को ले आओ बाहर। मास को बाहर ले आए तो यहाँ क्या बचा? dv ओवर, तुम्हें पता है वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होता है? बोलो। त्वरण, यानी कि क्या हो गया? m। ठीक है, ये अगर मास में मास कांस्टेंट है तो देखो मास आ गया बाहर तो बचा m dv ओवर dt। dv ओवर dt को मैंने क्या लिख दिया? m इंटू a, ये हो गया। अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन मास में परिवर्तन हो रहा है। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां मास में परिवर्तन होगा? देखो अगर मैं बेटा मेरे पास में ये बोतल है, सोचना इस बोतल को मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, क्या इसके मास में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, मास में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं किसी चीज को धक्का देके ले जा रहा हूँ, क्या मास में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन मास में परिवर्तन कहाँ होता है? तुमने देखा होगा जो रॉकेट होते हैं, तो रॉकेट होते हैं, या फिर तुम क्या करो, मैंने इसमें कोको कोला भर लूं, जो भी इसमें आता है आ गया, जो भी स्प्राइट कोको कोला जो भी है। अब मैं इसे खूब हिलाऊं, ठीक है, और हिलाने के बाद इसका ढक्कन खोल दूं तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। क्यों जाएगा? क्योंकि कोको कोला कहाँ जाएगी? अरे तभी तो ऊपर जाएगा कि अपने आप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो कोको कोला नीचे जाएगी तो इसके मास में क्या होगी? परिवर्तन होगा नहीं होगा? सेम रॉकेट का केस है। रॉकेट में भी क्या होता है, जब गैसेस नीचे, जब बर्न गैसेस होती है, जब गैसेस नीचे आती हैं तो उसकी वजह से अपथ्रस्ट फोर्स के कारण रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर। वहां पर मास में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अगर मास में परिवर्तन होगा बच्चों, तो मास में परिवर्तन होगा तो B और यहाँ क्या हो जाएगा? dm ओवर dt। ये हमारा कौन सा था? सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ था? सेकेंड लॉ। यहाँ पर देखो फर्स्ट लॉ इतने में हो गया है, सेकेंड लॉ इतने में हो गया, तो मैं थर्ड लॉ बताऊंगा। उतारना उतार लिया। आज मेरे क्लास में एक बात समझ में आई, ये पीछे जो बच्ची बैठी है, एक यहाँ बैठे, एक बदायूं बैठे, इसके संग वाली है ना, तब सही है। उतार लिया। बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है, जाना अंदर कतई हवा उधर से हवा आ रही है, रहने आ रही है। तुम लोगों में से कौन 14 घंटे सोता है? 14 घंटे। 6 घंटे से ज्यादा मत सोइयो। 6 घंटे से ज्यादा मत सोना। खत्म करो इसको। खत्म करें, ठीक, रब कर रहा हूँ, ठीक।
तुम जितने 11वीं में ना तुम्हें सबसे अच्छा चांस है, मैं बता रहा हूँ। जितने जो बालक 11वीं में हो, 11वीं में ऐसा कौन सा बच्चा है CBSE बोर्ड से, सब यूपी बोर्ड से नहीं करने वाले, ये स्कूल की तरफ कतई ध्यान मत दियो। पूरी साल ये ध्यान मत दियो कि तुम्हारे टीचर क्या पढ़ा रहा है, नोट्स बनाना है, बस पेपर से एक दिन पढ़ रहे, बस पेपर दे आया, छुट्टी। 11वीं में कतई, क्योंकि 11वीं बोर्ड होता है तुम्हारा, चुपचाप नीट पे ध्यान दे। खत्म कर दें? ठीक है, पढ़ो। देखो मैं एक बताऊं तुम्हें, टीचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा था जब मैं 11वीं में और 12वीं में मैं था, तो मेरा जो स्कूल था वो ऐसा था, जाओ गुरुजी के पैर छुओ, प्रेजेंट लगाओ, बच्चा गुरुजी जा रहे हैं, चले आओ, ठीक है, कोई मतलब किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। अब गुरुजी तो कह रहे हैं चलो ठीक है भाई चले जाओ। अब उसमें क्या था, लेकिन जो टीचर्स थे वो टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के थे IIT के लिए और नीट के लिए। इतने ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के वो होते थे कि वो एकेडमिक पढ़ाने के बाद में, हम लोग एकेडमिक कोचिंग पढ़ते थे, एकेडमिक पढ़ाने के बाद में वो शाम को एक अलग से बैच लगाते थे जो बच्चा नीट की तैयारी करना चाह रहा है या JEE की तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए, और मेहनत से पढ़ाते थे और सब बच्चे पढ़ते थे मेहनत से, ठीक है। तो उसका ही परिणाम ये हुआ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, दावे के साथ करता हूँ, पूरी पीलीभीत से जितने MBBS डॉक्टर नहीं होंगे, पूरी पीलीभीत बता दी मैंने, ठीक है, जितने डिस्ट्रिक्ट है सब पीलीभीत, बहुत तहसील है सब, जितने उस अकेले कॉलेज से MBBS निकल गए, जितने उस अकेले कॉलेज से MBBS निकल गए, उतना पूरी पीलीभीत से निकले होंगे। फिर वो टीचर बाद में चले गए, जैसे वो इधर उधर चले गए, फिर वो स्कूल ही डूब गया। वो स्कूल तो जो स्कूल चलते हैं वो टीचर के ऊपर चलते हैं। पीलीभीत का क्या हिसाब है? पीलीभीत का ये हिसाब है, अगर तुम लोग अकेडमी जो भी अकेडमी या 11वीं 12वीं में हो, उन सर से कहियो, साइंस वाले टीचर से, कहीं सर जी हम क्या सोच रहे हैं तैयारी कर लें, तो क्या काम दे 12वीं की बात करियो, पहले 12वीं तो पास कर लो, क्या हालत है, इसलिए पीलीभीत पीछे है, समझे। और 12वीं में अब बच्चा जाना सोच रहा हो, जो वाला 11वीं 12वीं में तैयारी कर रहा है, कितनी साल तैयारी कर ली? 2 साल। अब तुम 12वीं के बाद पहले 2 साल तैयारी करो तो बाकी बराबर पहुंचोगे, तो वो तुमसे 2 साल आगे नहीं हो आएगा, समझे। और 12वीं में कहा कुछ ना है, मैं तुमसे पहले ही बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, 12वीं में कुछ ना है। तुम इस बात से अनुमान लगाओ कि मैंने कहा मेरे उस जमाने में, मायावती जी के जमाने में, जब 11वीं और 12वीं 2 पेपर होते थे साइंस के, मेरे फिजिक्स में 96 थे, और जब मैंने फिजिक्स IIT की पढ़ना स्टार्ट करी तो मुझे पता चला मुझे तो फिजिक्स ही नहीं आती। ये हालत है बोर्ड की, समझे। और बाकी मैं बहुत सारे बच्चों को, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाया हूँ जिनके 96-97 नंबर फिजिक्स में होते होंगे और आज फिजिक्स कतई ना आए, ये चीज। तो तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर लो और सब लोग डटे रहो। चलो हम लोग थर्ड की बात करें बच्चों, वो सब छोड़ो, हम लोग किसकी बात करते हैं? थर्ड लॉ। सर तीसरे नियम की अगर हम लोग बात करें, तीसरे नियम को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ। अब एक्शन और रिएक्शन कैसे बोलते हैं जरा सोचना बेटा। ऐसा है जैसे मान लो मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे धक्का दिया, तो पहले मैंने क्या दिया? एक्शन। ये दीवार मुझे उधर से क्या दे रही है? रिएक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग एक्शन रिएक्शन। अब देखिए एक्शन रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी मास m अगर रखा हुआ है तो वो नीचे की ओर क्या लगा रहा है? एक्शन। तो ऊपर की ओर ये जो चीज है वो ऊपर की ओर क्या लगा रही है? रिएक्शन। ये है तुम्हारी एक्शन और ये है तुम्हारा रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ। और चीजें सुनो, न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या क्या हुआ? न्यूटन्स थर्ड लॉ ने ये कहा कि जो फोर्सेस हैं नेचर में, बेसिकली कितने टाइप के फोर्स हैं? नेचर के जो फोर्स हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। नेचर ने फोर्स को 4 प्रकार से डिवाइड किया है। नेचर मतलब गॉड ने बेसिकली फोर्स को 4 प्रकार से डिवाइड किया है। पहला जो है उसे हम लोग सब फील करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।
हम सब धरती से ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हैं, जुड़े हुए। जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने कहा था अगर कोई भी दो बॉडी जिनके अंदर मास है तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और जो अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा फोर्स है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना नेचर का, वो सबसे वीक फोर्स है। सबसे क्या है, हाँ, सबसे वीक फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स। ठीक है, सबसे वीक फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा नंबर का फोर्स अगर हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे मैग्नेटिक फोर्स भी बोल देते हैं वैसे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स कौन सा होता है, ये चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है। चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में इतना ज्यादा बड़ा है, आप इस बात से अनुमान लगाओ इतना ज्यादा बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, जितना अंतर मेरे इस मोबाइल में है। मोबाइल को ग्रेविटेशनल फोर्स मानो, इसका वजन और पूरी पृथ्वी का वजन, ठीक है, सब अब समझे कितना गुना भारी बड़ा है, और उससे भी गुना ज्यादा, ये तो मैंने कम बताया, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उतना ज्यादा हाई फोर्स है किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग के अंदर, एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तुम सब फील करते हो, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग की। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। और दूसरा बेटा इसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए लगता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। अब सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कहाँ लगता है, ये कहाँ लगता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, आपस में बाउंड होते हैं। वो किस फोर्स से बाउंड होते हैं, उसी का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगला फोर्स है वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब सर वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो भी मेरे पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जानते हो, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, बहुत से हैं, ठीक है, बहुत से हैं, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे नीचे जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं उनमें जो डिके होता है, कौन सा डिके, अल्फा बीटा गामा, इनका जो डिके होता है वो डिके किस फोर्स के कारण होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बस आपको ये याद रखना है कि हमारे नेचर में कितने फोर्स हैं, चारों, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। ये अल्फा बीटा गामा रेज निकल रहे हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड करके रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के बीच में लगता है, और ग्रेविटेशन बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है। तुम सब यहाँ पर बैठे हुए हो सिर्फ किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है। वरना अभी तुमने सुना था हमारा इंडिया का एक एस्ट्रोनॉट्स गया था स्पेस में, हैं, हिमांशु नाम है, शुभांशु, जो भी नाम था, मैं नाम का भूल रहा, उसे अब चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको कई 10-15 दिन तक चलना सीखेगा, चला कैसे जाएगा, वहाँ पर ग्रेविटी है नहीं, तो आदत पड़ जाती है ना, तो आदत पड़ गई है उनकी, तो वही चीज़ है, तो वो चलना सीख रहे हैं, 2-3 लोग सिखा रहे हैं उन्हें चलाना कि भाई ऐसे चलाए, ये मैं वीडियो देख रहा, तो वो चीज़ है। तो वहाँ पर क्या नहीं है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब तुम कहो कि मैंने ये थर्ड लॉ में तुम्हें ये तीनों क्यों बताए, ठीक है, उसका रीजन ये है, मेरी बात समझना, एक्शन रिएक्शन जो होते हैं, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स तभी एप्लीकेबल है
एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स तभी एप्लीकेबल है जब फोर्स ये चारों में से कोई एक हो। सही है, इन चारों में से कोई एक हो, तभी तुम्हारा एक्शन रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि तभी तुम्हारा न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा, अदरवाइज न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगेगा। दूसरी चीज किस न्यूटन्स थर्ड लॉ में कुछ तरीके और हैं क्या, जिस बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन लग रहा है, एक्शन रिएक्शन जो हैं वो डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पर। अब डिफरेंट बॉडी पर कैसे लग रहे हैं, जैसे मैंने तुमसे कहा मेरे हाथ पे ये मोबाइल रखा है, ये मोबाइल क्या लगा रहा है नीचे की ओर, एक्शन, और मेरा हाथ इस पर क्या लगा रहा है, रिएक्शन। तो ये मोबाइल और मेरा हाथ अलग अलग बॉडीज हो गए, तभी न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। जैसे मैंने तुमसे कहा ये मेरे पास में प्लास्टिक का पेन है, ये प्लास्टिक में क्या मॉलिक्यूल्स नहीं हैं? क्या मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट भी हैं, आपस में जुड़े हुए भी हैं, लेकिन वहाँ पर एक्शन रिएक्शन यानी कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में न्यूटन्स थर्ड लॉ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो सेम बॉडी पर है। कौन सी बॉडी पर है? सेम बॉडी, इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगेगा। सही है, वहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगता है। तो ये जो मेरा लास्ट था न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसे हम बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। और एक्शन ऑलवेज किसके इक्वल हो बेटा? रिएक्शन, यानी कि एक्शन फोर्स इक्वल हो रिएक्शन फोर्स। तो देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज्यादा कमजोर फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। खत्म का सही है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। उतारो, उतार लिया होगा, उतारो उतारो। उतार लिया, उतार लिया। बताओ 3 बजे बुला रहे हैं इतने, आज टाइम जल्दी निकल होगा। उतार लिया, चलो अब देखो सर, फोर्स की बात तो हो गई। अगर फोर्स की बात हो और किसकी बात ना हो, यूनिट की, तब भी बेकार, ठीक है बेटा। फोर्स बराबर, अभी तुम बोले F बराबर क्या होता है? m क्या होता है? मास। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो सर अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो मास की यूनिट क्या होती है? kg, और त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ध्यान रखना 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होती है? 1 न्यूटन के बराबर, ठीक है। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? 1 न्यूटन के। बेटा ये कौन सी यूनिट है? MKS। m मतलब किलोग्राम, m मतलब मास किलोग्राम में, और m k मतलब किलोग्राम, m मतलब मीटर, किलोग्राम सेकंड, ठीक है। MKS है। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं बेटा CGS में, देखना किसमें कन्वर्ट करूं? CGS। मुझे बताओ एक ऐसे ही 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? तो 10 की घात 3 ग्राम। अरे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 10 की घात 3, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने मीटर? कितने सेंटीमीटर? 10 की घात 2, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह क्या कर दिया? 100 सेंटीमीटर कर दिया। और देखो सेकंड से कोई मतलब ना है, सेकंड तो ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहते हैं।
यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 की घात 3 ही है, 10 की घात 2 ही है, तो मेरे पास क्या आया 10 की घात 5। ये क्या आया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सीजीएस में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया सीजीएस में, सीजीएस में। अब एक चीज देखना बच्चों, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक डाइन के बराबर है, ठीक है। हाँ डाइन, डाइन कौन सी यूनिट है सीजीएस, ठीक है, एक डाइन के बराबर होता है, सही है बेटा। ये मैंने किसको बदला था, एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बदला था, या फिर किसको बदला था 1 न्यूटन। अरे ये बराबर है तो 1 न्यूटन को तो बदला था, तो 1 न्यूटन में इतने होते हैं, तो इसका मतलब है 1 न्यूटन, ठीक है। बल्कि यहाँ लिख दूंगा बच्चों, 1 न्यूटन 10 की घात 5 ऐसे ही, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड की स्क्वायर की जगह क्या रख दिया डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10 की घात 5, 10 की घात 5 मतलब 1 लाख, ठीक है। 1 लाख डाइनें होती है 1 न्यूटन में, ठीक है। डाइन ये होता है, ठीक। एक चीज और लिख सकता है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ तुमको ये याद है, देखो 1 kg फोर्स 1 kg फोर्स, अगर ये लिख के आ जाए, ठीक है, 1 kg फोर्स लिख के आ जाए, ये बेटा बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। अगर कहीं भी लिख के आ जाए 1 kg फोर्स 5 kg फोर्स, तो 5 kg फोर्स 1 kg फोर्स किसके बराबर होता है 9.8 के, और 5 kg लिख के आ गया तो 9.8 से 5 को क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, न्यूटन में बदलने के लिए। दूसरा होता है बेटा 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स, ठीक है। 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स होता है बेटा, सॉरी 1 ग्राम, क्या हो गया ये, आ गया। एक ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स होता है बेटा 980 डाइन की। 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर होगा 980 डाइन की, बता लो। तो बताओ 1GF किसके बराबर होती है 980 डाइन के बराबर, ठीक है। हाँ इसलिए ज्यादा गलफंडबाजी मत करियो, तो खा जाएगी। बता लिया, ये जमाना बहुत खराब है बच्चों, लड़की लोग और लड़का लोग दोनों से कह रहा हूं मैं, लड़का बहुत बहुत बड़ो कमीना है, सही है। इसलिए जैसे ही दिखे तुरंत राखी बांध दो, जिंदगी बन जाएगी। और लड़का लोग तुम्हें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
मैं तो बाप को गन्ना को पैसा, सब खत्म। अरे सही में मैं शहर में देखता हूँ, मैं ये शहर तो बहुत छोटा है, मैं बड़े बड़े शहरों में देखता हूँ, वो लड़का आता है और वो 5-5 लड़कियों को खवा गया है। एक लड़की तो उसके साथ वाली है और 4 बाकी दोस्त, अब बाकी नंबर बने हुए हैं। नहीं कि एक दिन बाबा को दोस्त आवे वो खवावे, एक दिन दूसरे बार दोस्त आवे वो खवावे, ले उनके 5 दिन पार। अब लड़के के बाप कैसे कमा रहे हो तो वो जानता है। तो इसीलिए सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? नहीं मैं तुम्हें सही बताऊं, हकीकत बता रहा हूँ। तुम एक बात से अनुमान रखो, जब मैं IIT में पढ़ता था तो मैं वहां पर देखता था मेरी क्लास की 35 स्टूडेंट में 30 स्टूडेंट थे और 30 स्टूडेंट में 98% लड़का ऐसे थे जो सिंगल थे। सही है, 98% लड़का थे ऐसे जो सिंगल थे। और मैं पीलीभीत का, मैं कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, बरेली की कॉलेज का नाम मैं देखता रहता हूँ आए, वहाँ तुम देख लो, वहाँ 98% डबल होता है। जय कारण है कि तुम 98% डबल हो इसलिए ही हो, और जो 98% सिंगल होते हैं वह कारण है कि वे वाला MBBS एम्स में या IITs में किसी अच्छे कॉलेज में होते हैं। बस जय अंतर है और कुछ अंतर नहीं, समझे? अब तू तो दिक्कत है मत ले, तेरे तो वैसे कुछ ना हो रहा है, तो इसे कह रहा हूँ मैं, तेरे तो वैसे कुछ ना हो रहा है, मैं अपन ऐसे नहीं। खत्म करें इसको, चलो सर। आज हम बच्चों लोग देखो, आज हम लोग जो बात करेंगे उसमें फ्रिक्शन कहीं नहीं है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। सभी जगह जो घर्षण, जो भी आज हम बात करेंगे सभी जगह हम घर्षण को क्या मानेंगे बेटा? घर्षण को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है? हर जगह हम घर्षण को क्या मानेंगे? क्या रियलिटी में घर्षण 0 होता है? घर्षण कहीं 0 नहीं होता। अरे सुन लो, घर्षण कहीं 0 नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ घर्षण है, ठीक है? अगर कोई बॉडी किसी के कांटेक्ट में होती है तो घर्षण हमारा होता है, वो बात अलग है। कभी फ्रिक्शन कम होता है, कहीं फ्रिक्शन ज्यादा होता है, वो सब चीजें। अब तुम देखो, मैं छोटे छोटे से तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो बेटा, मेरे पास में ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है और इधर मैंने 4 न्यूटन फोर्स लगाया, 4 न्यूटन फोर्स लगाया, 4 न्यूटन फोर्स इधर देखो, मैंने इधर लगाया 4 न्यूटन फोर्स। क्या ये चलेगा? हाँ चलेगा। अरे देखो सर, ऐसी कोई मेरे पास बॉडी है, इसका मास क्या है m, इधर फोर्स क्या है F। जाहिर सी बात है, जब इस पर इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इधर की ओर चलेगा, जिधर चलेगा वो क्या होगा? त्वरण। क्या होगा? त्वरण। यहाँ पर त्वरण कितना होगा? तो तुम जानते हो F बराबर m है, तो A बराबर F अपॉन m, A बराबर F अपॉन। यहाँ पर देखो मेरा A बराबर फोर्स लग रहा है 4 और ये क्या है 5, आंसर कितना आ गया? 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, सिंपल, कतई सिंपल है, ठीक है? 9वीं का क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है? हो गया? चाहिए? अब बताओ, एक क्वेश्चन और बताओ सर। एक ब्लॉक है 3 किलोग्राम का, क्या आता है? एक है 3 किलोग्राम का और साथ में रखा है 5 किलोग्राम का, इससे चिपटा हुआ रखा है 5 किलोग्राम का। मैंने अगर इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है? बताओ इन दोनों ब्लॉकों का एक्सेलरेशन कितना होगा और किधर होगा? तो जाहिर सी बात है मैं किधर धक्का लगा रहा हूं तो ये चलेगा भी, अगले ही तो चलेगा, अगले चलेगा तो एक्सेलरेशन बराबर। बताओ फोर्स कितना लगा रहा हूँ? 10 लगा रहा हूँ। क्या मैं कौन से पे लगा रहा हूँ? 3 पे, लेकिन चल तो 5 भी रहा है, तो दोनों मिलके चल रहे हैं ना,
तो मास टोटल क्या हो गया 5 और 3 8। आंसर क्या आ गया 10/8। 2 से काटो 2 पंजे 10 2 चौक 8। अरे जे तो आ रहा है वो 1.25 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में 5 की जगह अच्छा 5 की जगह अच्छा 5 और 3 अच्छा और सही है हमारा है ना 5 प्लस सही है हो गया। अब देखो एक बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा। क्या तीनों चल रहे होंगे? अरे तीनों चलेंगे घर्षण नहीं है कतई तीनों चलेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा बस सबकी एक्सेलरेशन कितना होगा। फोर्स कितना लग रहा है 15 मास कितना हो गया 10। अरे सबको जोड़ दिया तीनों को जोड़ दिया भाग किया आंसर क्या आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ये तो थोड़े से सरल ठीक है। अब इसी में देखो नीट का क्या है इसी में नीट कहता है इसी क्वेश्चन में नीट कहता है अगर ये ब्लॉक ए है ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक क्या है तो तुमसे कहेगा नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी ब्लॉक। ए और बी के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स नॉर्मल का होता है। इधर देखो जैसे मान लिया मैंने तुमसे कहा मैं ऐसे इस बेंच को धक्का दे रहा हूं इसके अगले एक बेंच और है ठीक है तो इसके अगले एक और है मैं इसको धक्का दे रहा हूँ इसके अगले एक और है तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा ठीक है। ये उतार लिया नहीं उतार ये उतारो फिर मैं करा रहा हूँ जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया नहीं पूछा कई बार। खत्म करूं अब तो हो गया होगा। देखो बच्चों नीट का क्या है ये बोला देख लो ये क्वेश्चन आ रहा है टेस्ट में तो आ ही रहा है तो यहाँ टेस्ट होगा ठीक है तो नीट में भी आ सकता है। देखना मान लो मेरे पास एक मास है m1 एक मास और है मेरे पास m2 एक मास और है मेरे पास मान लो ये 3 मासेस ये 3 मासेस हैं। इधर से मैंने बल लगाया फोर्स लगाया F तो जाहिर सी बात है सर ये तीनों मिलके चल रहे होंगे जिसका त्वरण कितना होगा 1। अगर मैं यहाँ से त्वरण निकालूं तो आप बोले सर बल बटे टोटल मासेस को क्या कर दूं m2 प्लस ये आ गया एक्सेलरेशन यही तो मैं भी कर रहा था। लेकिन तुमसे पूछा गया इसको मैंने A मान लिया इसको मैंने B मान लिया इसको मैंने C तुमसे पूछा गया नॉर्मल फोर्स बिटवीन A एंड B ब्लॉक। A और B ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा हो। A और B के बीच में पूछा किसके बीच में पूछा A और B के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है अब देखो कितना फोर्स लगेगा तो तुम्हें बस देखो वैसे तो बहुत तगड़ी वो है तुम्हें सिर्फ एक ट्रिक अपनानी है बस खत्म। सबसे पहले बताओ ये जा कहाँ रहा है आगे जा रहा है तो पहले कौन सा पढ़ रहा है। अरे मैंने तो इन दोनों के बीच में पूछा है ना A पढ़ रहा है तो A को छोड़ दो उसके अलावा जो बचे कौन से बचे B और C तो B और C पर नॉर्मल फोर्स कितना होगा। नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल मान लिया मैंने यहाँ क्या मान लिया n1
तो N1 कितना होगा? ये दोनों मासेस कितने हैं? M2 प्लस N2, ठीक है। A को अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? M2 प्लस M3 इंटू A की जगह F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। ये नॉर्मल लग रहा होगा, समझ में नहीं आया? दूसरा, इसी में दूसरा देखो, ये तो पहला हो गया था, ठीक है। इसी में दूसरा देखो, हाँ वही हम बता रहे हैं। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी ब्लॉक, बी और सी के बीच में कितना नॉर्मल लग रहा होगा, जब अब ये पूछिए, ठीक है। अब फिर देखो कैसे करना है, खाली ये देखो। सर जी किसके पीछे पूछा? बी और ये चीज इधर चल रही है ना, अरे इधर ही तो चल रही है, तो बी को छोड़ दो। जैसे पहले इनके पीछे पूछा था, तो जिधर वस्तु चल रही है उधर वाले मासेस लेते हैं, ठीक है। तो इधर वाले, इसके बीच में पूछा था तो इसे छोड़ दिया, इन दोनों को ले लिया। अब किसके बीच में पूछा? बी और सी के बीच में, तो इसे छोड़ दिया। अब सिर्फ कौन सा लिया जाएगा? सिर्फ कौन सा लिया जाएगा? सी। कौन सा लिया जाएगा? सिर्फ सी। बात समझ में आ रही है? कौन सा लिया जाएगा? सी। तो अगर सी लिया जाएगा तो सी पर कितना लग रहा है? मान लो N2, इन दोनों के बीच में मान लो कितना लग रहा है? N2। तो N2 क्या हो जाएगा? देखो ये वाला मास सिर्फ क्या बचा? M3 इंटू A। सर M3 A की जगह F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, ये लग रहा है। सही है? एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी पर, हैं? कहीं जाए अब करोगे ना नोट? रफ करूं इसे? रफ कर दूं? खत्म? खत्म कर रहा हूं, देखो समझना। अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें कोई इस प्रकार का कोई सिस्टम दिया,
मैंने तुमसे सबसे पहले पूछा ए और बी के बीच ही बताओ नॉर्मल फोर्स कितना लगा है। तो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए पहले तो निकालो बच्चों एक्सेलरेशन। क्या निकालना पड़ेगा सर? एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 20 लग रहा है। इन सब मासेस को जोड़ो 10 आ जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10। एक्सेलरेशन कितना आया सर मेरा? आ गया 2। एक्सेलरेशन 2 आ गया। ये समझ में आएगा ना कहाँ से आ गया? 2 आ गया। चलिए अब देखो बेटा, फोर्स अपॉन टोटल मास। अब सबसे पहला नंबर लो, किसके बीच में नॉर्मल फोर्स पूछा गया? ए और ये ब्लॉक किधर चल रहा है? इधर चल रहा है, इधर चल रहा है। तो ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो। अब सबको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 4 9। तो नॉर्मल फोर्स मैंने एंगल मान लिया 9 गुणा एक्सेलरेशन। कितना लग रहा होगा? 18 न्यूटन। कितना लग रहा है? सही है। अब दूसरा देखो, ए किसके बीच में पूछा? बी और सी है, और ये इधर चल रहा है ना, तो किसे छोड़ा? इधर के छोड़ दिया। तो ये दोनों बचे। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7 इंटू एक्सेलरेशन। कितना लग रहा होगा? 14 न्यूटन। अब तीसरे पे आ जाओ, किसके पीछे पूछा? सी और सी क्या है? इधर चल रहा है, तो इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया। ठीक है, इसे छोड़ दिया। तो कितना बचा? सिर्फ 4। तो आंसर क्या होगा? 4 इंटू ए कितना होगा? 8 न्यूटन आंसर। सही है। इसका आंसर बताओ, बिना कॉपी में सॉल्व करें। नौ न्यूटन ना है ये? हाँ जो कर लो, ये बता कर लिया। न्यूटन आएगा आंसर। पहले वाला क्वेश्चन कर लिया था। देखो बच्चों, सर जी सबसे पहले एक्सेलरेशन, ठीक है, कहते मत देखो एक्सेलरेशन।